फांसी को खाया। कैसा भारत था उस समय, आप कल्पना करके ही आपकी आत्मा सिहर जाएगी कि आप खुली हवा में एक सांस भी नहीं ले सकते थे। अंग्रेजों के गुलाम थे, पानी तक पीने के लिए नहीं मिलता था, रोटी खाने के लिए नहीं मिलती थी। पहले अंग्रेजों को गुलामी करो, नहीं करोगे तो कोड़ों से मार खाओ। उस टाइम में लाला लाजपत राय जी और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे लोगों ने भारत को आजाद करने के लिए बीड़ा उठाया। आज हमारे सुनते हैं आप लोग 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, गाना चलता रहता है, बिना ये साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क ढाल तूने हमें दे दिया आजादी भैया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है, आज की जनरेशन यही जानती है महात्मा गांधी ने ही आजादी दिलवा दी थी, उसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, बड़ा जबरदस्त खून खराबा हुआ था। उस समय में क्रांतिकारी लोग भारत को आजाद कराने के लिए एक सभा कर रहे थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में। आज वहाँ एक शहीद स्मारक बना हुआ, आप लोग जाकर के देखिए। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि भारत के गुलाम लोग आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ सभा कर रहे हैं, सारे क्रांतिकारी जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे हैं, तो डायर अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अफसर होता था। डायर ने चारों तरफ से अपनी फौज को घेर करके उन निर्दोष क्रांतिकारियों पर गोलियां चलवाई, जिसमें लोग बच भी नहीं पाए। उस ग्राउंड के अंदर एक कुआं था, कितने लोग मार मार के कुएं में गिर गए, कुएं में गिर के मर गए, कितने लोग वहां गोलियों से घायल हुए, लाशें बिछ गई चारों तरफ से। आज भी वहां पर गोलियों के निशान दीवारों पर देखे जा सकते। उनके बाद यानी उसमें भगत सिंह जी के चाचा अजीत सिंह भी मौजूद थे, और अजीत सिंह उस समय मात्र छोटे थे, 5 साल के अजीत सिंह थे। 5 साल के अजीत सिंह को जलियांवाला बाग शहादत कांड को दिखाने के लिए उनके चाचा लेकर के गए। भगत सिंह ने उस विषय में सारी जानकारी हासिल की अपने चाचा से। चाचा जी ऐसा आखिर हुआ क्या था, अंग्रेजों ने क्यों यहाँ पर लोगों ने दूसरों पर गोलियां चलाई थी, क्यों क्रांतिकारियों को मारा था, वो बात उसके चाचा ने उनको बताई। बेटा ऐसे से हुआ था, यहाँ पर यहाँ निर्दोष लोगों को मारा गया था। लड़ाई आज भी जारी है। उसी लड़ाई को यानी अंग्रेजों को रोकने के लिए एक साइमन कमीशन आ रहा था, जो लोग लेके आ रहे थे। साइमन कमीशन के नाम से एक विधेयक पास होना था। लाला लाजपत राय ने लाहौर स्टेशन पर अंग्रेजों की गाड़ी को रोकने का कोशिश किया, जो उनका सार्जेंट था उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो वहां पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय का सर फटा, और वो उसमें भगत सिंह जी भी मौजूद थे। भगत सिंह की आयु उस समय 18 साल हो चुकी थी। भगत सिंह की देख खुद लाला लाजपत राय को गिरते हुए देखा, जमीन पर लहूलुहान लाला लाजपत राय गिरे हुए हैं, और भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगा रहे हैं। भगत सिंह की जीवनी पर यानी भगत सिंह के ऊपर उस कांड का बहुत ही गहरा असर हुआ, और भगत सिंह जी ने कसम खा ली कि मैं भारत को आजाद करा के ही दम लूंगा, जब तक भारत आजाद नहीं होगा मैं दम नहीं तोड़ूंगा, तमाम देश को इकट्ठा करूंगा। उस समय भगत सिंह ने अपने चाचा से कहा, और भगत सिंह जी की एक कहानी और थी बीच में छोटी सी, कि उनके पिताजी हल जोत रहे थे खेत में, और भगत सिंह जी थोड़ी थोड़ी लकड़ी तोड़ करके हल के पीछे पीछे दबा रहे थे, खेल रहे थे वो। तो उनके पिताजी ने पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूं, ये बंदूकें बड़ी बड़ी होंगी, बहुत सारी बंदूकें हो जाएंगी, तो हम अंग्रेजों से लड़ेंगे नहीं बंदूकों को लेकर। तो भगत सिंह के पिताजी ने देखा कि ये लड़का अवश्य क्रांतिकारी बनेगा, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी बने, क्योंकि उस घर में एक क्रांतिकारी पहले से ही थे, अजीत सिंह, जिनको रात दिन बाहर रहना पड़ता था, घर में भी नहीं घुस पाते थे अंग्रेजों के भय से। उस समय में लाला लाजपत की शहादत के बाद भगत सिंह ने कसम खा ली, अपने पिताजी को कहा, पिताजी मुझे क्रांतिकारी बनना है, मुझे कोई रास्ता बताइए। उनका बेटा क्रांतिकारी जीवन बहुत खराब है, जो कि नहीं पिताजी मुझे क्रांतिकारी ही बनना है, जो कि ठीक है, नहीं कर झेल पाओगे तुम, कितना कष्ट होता है, क्रांतिकारियों को पकड़ लेते हैं अंग्रेज तो कितनी बुरी दुर्दशा करते हैं,
कितना मारते हैं, क्या तुम उस मार को सह सकते हो? जो पिताजी अगर जरूरत पड़ी तो फांसी को भी हंसते हंसते अपने गले में डाल लूंगा, फांसी के फंदे को। आप मुझे कमजोर मत समझिए, मैं कमजोर नहीं हूं। जो अच्छा बेटा मेज पे हाथ रखो। सरदार भगत सिंह जी ने मेज पर हाथ रखा और उनके पिताजी ने कृपाण खींची और बीच में मारा, हथेली पर मारा। चाकू हाथ में से निकल करके मेज में जाकर के घुस गया, लेकिन भगत सिंह ने उफ तक भी नहीं की। इतना देखने के बाद भगत सिंह के पिताजी ने कहा कि अवश्य ही क्रांतिकारी बनेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उनके पिताजी ने चंद्रशेखर आजाद से संपर्क किया। चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के विषय में आप लोग जानते होंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी प्रयागराज यानी इलाहाबाद के रहने वाले थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी कसम खाई थी, मैं आजाद हूँ, आजाद था, आजाद ही मरूंगा, कभी किसी अंग्रेज के हाथ से नहीं मरूंगा। उन्होंने नौजवान सभा बना करके यानी एक क्रांतिकारी संगठन बना करके वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्हीं के साथ राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे लोग भी थे। तो उन्होंने यानी राम संपर्क किया, अजीत सिंह से कहा अपने छोटे भाई से, भाई ये भगत सिंह है, ये नहीं मान रहा है, अब इसको उन क्रांतिकारियों से मिलाओ, कैसे मिलाओगे? तो अजीत सिंह जी ने संपर्क किया चंद्रशेखर आजाद से। उन्होंने कहा मेरा भतीजा आ रहा है, मैं उसको लेटर दे रहा हूँ, आप उसकी परीक्षा लेना और उसको अपने साथ मिला लेना। तो इतना सुनकर के कानपुर गए, भगत सिंह जी कानपुर गए। कानपुर में इन लोग क्रांतिकारियों का ठिकाना होता था। कानपुर में जब भगत सिंह पहुंचे, क्रांतिकारियों का ठिकाना ढूंढ रहे थे, वहीं उनको राम प्रसाद बिस्मिल मिल गए। तो वो कागज दिखा रहे, भाई मुझे भगत सिंह से मिलना है। तुम कौन हो? जब मेरा नाम भगत सिंह है। जब तुम जानते हो चंद्रशेखर आजाद कौन है? जब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे का बहुत बड़ा नाम सुना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मिलने आया हूँ, मैं उसकी फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। क्योंकि ठीक है चलो। गए चंद्रशेखर आजाद नकाब लगा करके बैठे हुए थे, उनको पेश किया जा करके, ये भगत सिंह है, ये आया है लाहौर से, देखिए इसको। तो भगत सिंह को, अरे क्या करोगे तुम? डांटा भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद, तुम क्या कर सकते हो? क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चलो दीवार के साथ खड़े हो जाओ। दीवार के साथ खड़े हो गए और उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली, रिवॉल्वर निकाल के इधर उधर 2-4 गोली चलाई। भगत सिंह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने देखा है क्रांतिकारी बनने के लायक है, तो भगत सिंह जी को अपने उसमें भर्ती कर लिया गया। वो धीरे धीरे सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। काकोरी कांड भी हुआ, जिसमें जो हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन को रोका गया, जिसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा था। क्रांतिकारियों के पास हथियार वगैरह नहीं होते थे, वो कहाँ से खर्चा करें, अंग्रेजों से खजाना वो लूट लिया करके। तो ट्रेन रोकी, उसमें पकड़े गए, तो उसमें 3 लोगों को फांसी हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी थे। ये लोग बड़े हिसाब से अपना वो चलाया करते थे। इधर एक जो जिसने लाला लाजपत राय को लाठी मारी थी सर में, उसका नाम था सांडर्स नाम का एक बहुत बड़ा अफसर था, जिसने लाला लाजपत राय को लाठी मारी थी। और भगत सिंह का टारगेट वही था। भगत सिंह ने कहा कि मुझे लाला लाजपत राय के जो हत्यारा है सांडर्स, मुझे उसे मारना है। चंद्रशेखर ने कहा तुम अकेले नहीं मार पाओ, जो कि नहीं मैं मारूंगा, जो कि ठीक है। तो उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बना करके लाहौर जो उसका ऑफिस था, उस ऑफिस के सामने एक पेड़ था, वहाँ 3 लोगों की टीम बना करके खड़े हो गए। और इन्होंने क्या किया, पोस्टर छपवा दिए। पहले हाथों से पोस्टर लिखाया जाता करता था उस टाइम पर। कोई प्रेस क्रांतिकारियों का पोस्टर या पर्चा नहीं छापती थी, क्रांतिकारी लोग अपने हाथों से लिखते थे। तो उसका एक निश्चित उन्होंने कर रखा था कि सांडर्स इस समय वहां से निकलेगा। इशारा कौन करेगा? ये राजगुरु है, राजगुरु इशारा करेगा। तो राजगुरु साइकिल लेके खड़े हुए थे और साइकिल में गेट के सामने हवा भर रहे थे कि सांडर्स निकलेगा, तो मैं अपनी टोपी उतार करके इशारा करूंगा कि सांडर्स आ रहा है। वहीं एक पेड़ था, पेड़ के पीछे भगत सिंह खड़े हुए थे।
ये को वो आएगा मैं उसको यहाँ मारूंगा, रिवॉल्वर लेकर खड़े हुए थे। उधर दूसरी टीम पर्चा पोस्टर छाप लगाने के लिए तैयार खड़ी थी कि सांडर्स मारा गया। सांडर्स मारा नहीं गया है, तो ये तैयार खड़ी हुई थी, लेकिन उनको पता नहीं था गुरुजी कहाँ है। गुरुजी पहले छत पर बैठ गए जाकर, यानी चंद्रशेखर आजाद उसकी छत पर बैठ के गेट की सामने ऊपर, किसी को ना दिखाई दे कि कहीं धोखा हो सकता है। उनको पता था धोखा हो सकता है। अब ऐसा हुआ, सारे अंग्रेज एक जैसे ही होती थी। उसी टाइम उसी सांडर्स के रैंक का एक दूसरा अफसर निकला वहां से मोटरसाइकिल लेके अंदर से, और राजगुरु ने उसको समझ लिया यही है सांडर्स। उसने इशारा कर दिया, टोपी उठा करके भगत सिंह जी ने उस पर गोली चला दी। उसको 2-4 गोली लगी, वो मारा गया। उधर क्या हुआ, उधर जब देखा उन्होंने इशारा कर दिया टोपी उठाइए, तो क्रांतिकारियों पोस्टर छपाने शुरू कर दिए चारों तरफ, सांडर्स मारा गया, सांडर्स मारा गया। लेकिन सांडर्स मारा नहीं गया, वहाँ अफरा तफरी मच गई और पुलिस भागी इधर उधर से, पकड़ो इनको। तो उनको पकड़ने के लिए से भागे, सांडर्स निकल के आ गया बाहर। चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे ऊपर, उन्होंने सांडर्स को गोली मारी ऊपर से, सांडर्स को उन्होंने मार दिया। सांडर्स सच में ही मारा गया। अब ये लोग वहां से निकलने के लिए कैसे निकले वहां से, तो वहां से निकलते हुए आए। भगवती प्रसाद जी थे क्रांतिकारी। भगवती प्रसाद जी की पत्नी थी दुर्गा भाभी के नाम से सब क्रांतिकारी उनको जानते थे। उनका बहुत अच्छा काम होता था, वो क्रांतिकारियों की सूचनाएं आदान प्रदान करती थी इधर से उधर। और जिस टाइम चंद्रशेखर आजाद जी मारे गए थे, उस टाइम चंद्रशेखर आजाद जी के पास जो माउजर था वो दुर्गा भाभी ने ही उनको दिया था। तो ये सारे क्रांतिकारी घर गए शहर के अंदर। अब ये कैसे बाहर आए, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कैसे कैसे निकलेंगे। चंद्रशेखर आजाद थोड़े मोटे थे, उनका शरीर थुल था, तो चंद्रशेखर आजाद ने बाबा बन गए चंद्रशेखर आजाद जी। और उन्होंने कान फाड़ करके, यानी कपड़े पहन लिए और कान फाड़ करके, वो बड़े बड़े जो होते हैं ना कुंडल जैसे, वो पहन लिए। उनको पहन करके और 4 क्रांतिकारियों ने उनकी डोली को उठा लिया ऊपर और कीर्तन करते करते निकल। लेकिन भगत सिंह ऐसे थे कि भगत सिंह पहचाने जाते। भगत सिंह लंबे थे, चेहरा बहुत अच्छा था, बड़ा सुंदर था, गोरे चिट्टे थे। भगत सिंह को कैसे निकाला जाए, तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी ने मिलकर भगत सिंह की दाढ़ी कटवा दी, बाल कटवा दिए। और जब दाढ़ी बाल कटे, बहुत समय में दाढ़ी कटती है तो चेहरा कुछ अलग ही निकलता है, बड़ा सुंदर चेहरा निकला। और पैंट शर्ट पहन करके वो कैप लगा करके दुर्गा भाभी के पास पहुंच गए, भगवती शरण जी के घर